नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस की, ठीक है? जो आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है? बीएचयू का एग्ज़ाम हो गया ठीक है, लेकिन ताकि अगले आने वाले साल में जो बच्चे प्रिपेयर करें, वो टेंशन ना लें कि हाँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इलाहाबाद का है, ठीक है? लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं, पहले मैं आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न बता दे रहा हूँ, बहुत बच्चे पूछते हैं। तो ये कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है बीएससी बायोलॉजी के लिए, बीएससी मैथमेटिक्स के लिए और बीएससी बायोलॉजी होम साइंस के लिए, बीएससी मैथमेटिक्स होम साइंस के लिए। समझ रहे हैं? बहुत बच्चों ने हमसे बोला है कि होम साइंस का पेपर बना दीजिए। तो होम साइंस कुछ अलग नहीं है, यही आपको करना है। अगर होम साइंस मैथमेटिक्स के साथ आप दे रहे हैं, तो आपको मैथ पीसीएम वाला पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। अगर बायोलॉजी से दे रहे हैं, तो वही बायोलॉजी वाला सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ अलग से नहीं है, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 150, ठीक है? 150 क्वेश्चंस होंगे एंड एवरी क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। देयर इज नो एनी नेगेटिव मार्किंग। डी कुमार और उपकार उपकार जो भी जितने भी टाइप के बुक्स हैं जिन्होंने अपनी उसमें लिखा है नेगेटिव मार्किंग है, तो वो भाई गधे टाइप के लोग हैं, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। आप लोग गूगल करके दिखाते हो स्क्रीनशॉट की, देखिए यहाँ पर लिखा है नेगेटिव मार्किंग है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो भाई वो अपडेटेड साइट्स नहीं हैं, उनके आर्टिकल्स देखेंगे तो 2015, 2018, 2017 के हैं, ठीक है? तो इसलिए आप उससे अच्छा है कि यार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग नहीं पढ़ते हो। क्यों नहीं पढ़ते हो? उसमें सब अच्छे से लिखा है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, साफ शब्दों में, ठीक है? तो चलिए देखते हैं पहले पैटर्न को। लैंग्वेज एंड लिटरेचर हिंदी या इंग्लिश के आपको 20 क्वेश्चन करने हैं बीएससी में। समझ रहे हैं? 40 मार्क्स के। या तो आप हिंदी करिए या फिर इंग्लिश करिए। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन करने हैं 20 मार्क्स के। साइंस ग्रुप पीसीएम करना है तो पीसीएम करिए, पीसीबी करना है तो पीसीबी करिए। आप पर डिपेंड करता है जो आपने अप्लाई किया हो, ठीक है? तो ये इंस्टाग्राम का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा। आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट्स आपको वहाँ ईजिली मिल जाएंगे और भी जो अपडेट्स आते रहेंगे वो रेगुलरली मिलता रहेगा आपको, ठीक है? तो पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। फॉलोइंग इज द व्हीट स्टोन ब्रिज, following is the Wheatstone bridge in which P by Q is equal to R by S. Let K be the key which is closed. So what will be the deflection shown by galvanometer? ये सब पता है ना, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, गैल्वेनोमीटर क्या है। इनका फंक्शन भी कभी कभी पूछ लेता है बेसिक्स क्वेश्चन में। जैसे फंक्शन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, तो 2-3 ऑप्शन दे दिया है, 4 ऑप्शन दे दिया, आपको बताना है। या मैच करने के लिए दे दिया गया कि वीटोस्टेन का फंक्शन ये है और गैल्वेनोमीटर का ये है, एमीटर का ये है, आप मैच करिए करेक्ट ऑप्शन। तो ये सब आप बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है? आपको पता है पेपर में 50% क्वेश्चन जो आते हैं वो हाई लेवल के आते हैं और 25 क्वेश्चन उनका लेवल मीडियम होता है और 25% जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं बेसिक्स क्वेश्चन। इसलिए हर एक लेवल पर आपको मेहनत करनी है, ठीक है ना? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हिंदी वाले बच्चे देख लें। निम्नलिखित व्हीट स्टोन पुल है जिसमें P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस है, तो K को वह कुंजी बताए हैं जो बंद है, इसलिए गैल्वेनोमीटर द्वारा दिखाया गया विक्षेपण क्या होगा? तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए है, द डिफ्लेक्शन हैपन्स इन आइदर साइड। आपको पता है अगर ब्रिज जो है बैलेंस्ड है, ब्रिज इज बैलेंस्ड, सो प्रेसिंग द की डज नॉट डिस्टर्ब द डिफ्लेक्शन, ये पता है ना? ब्रिज बैलेंस है आपका, तो आप जब की प्रेस करेंगे, प्रेसिंग द की डज नॉट डिस्टर्ब द डिफ्लेक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्बिनेशन दैट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोमेटिक लेंस? एक्रोमेटिक लेंस आपको पता है क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन है जो आवरणी लेंस के निर्माण में उपयोग किया जाता है? अब आवरणी लेंस, एक्रोमेटिक लेंस क्या होते हैं? लिटरली मीन्स इसका होता है विदाउट कलर। एक्रोमेटिक का लिटरली मीन्स विदाउट कलर, रंगहीन जिसको कह सकते हो, ठीक है? एन एक्रोमेटिक लेंस आर एक्रोमेट इज अ लेंस दैट इज डिजाइंड टू लिमिट द इफेक्ट ऑफ क्रोमेटिक एंड स्फेरिकल एविएशन। समझ रहे हैं?
ये मिनिमाइज करने के लिए बनाया जाता है, यूज टू मिनिमाइज क्रोमेटिक एब्रिएशन, ठीक है। और बात करें अगर कभी कभी पूछ लेता है एक्रोमेटिक कलर्स के बारे में, ठीक है, 4-5 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि एक्रोमेटिक कलर्स कौन कौन से हैं, तो उसमें जो भी कलर हैं उसमें आपको बताना होगा कौन से कलर एक्रोमेटिक कलर्स हैं। तो जैसे ग्रे हो गया, या फिर न्यूट्रल कलर्स हो गए, ब्लैक हो गया, वाइट हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, एक्रोमेटिक कलर्स होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पहला एक्रोमेटिक लेंस कौन से, फर्स्ट कॉन्वेक्स एंड फर्स्ट कॉन्केव लेंस, ओके। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, उत्तल और अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट डज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल मीन्स। समझ रहे हैं बात को, व्हाट डज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल मीन्स, सेल के आंतरिक प्रतिरोध का क्या अर्थ है, आपको बताना है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध का क्या अर्थ है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस रिफर्स टू द अपोजिशन, ठीक है, किसका अपोजिशन करता है ये, टू फ्लो ऑफ करेंट्स ऑफर्ड बाय द सेल एंड बैटरीज, ओके। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द सेल। समझ रहे हैं, कोशिका में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आपको पता है कि इंटरनल, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट डज द इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कैसे करते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। ग्राफ के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको ग्राफ के मिलेंगे, न्यूमेरिकल के ज़्यादा नहीं मिलेंगे। न्यूमेरिकल आता है ऐसी बात नहीं है, वो हाई लेवल के जो 50% क्वेश्चन आते हैं उसमें न्यूमेरिकल का आपको मिल जाएगा कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, नॉर्मल सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सेलेक्ट द ग्राफ which depicts the variation in the thermoelectric power and the temperature difference between the hot and cold junction in the thermocouples। उस ग्राफ का चयन करें जिसमें थर्मो इलेक्ट्रिक पावर और थर्मोकोल में गर्म और ठंडे जंक्शन के बीच तापमान के अंतर को दर्शाया गया है। तो वो ग्राफ आपको साफ साफ दिख रहा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी है, ठीक है, सॉरी, करेक्ट ऑप्शन आपका ए है, सॉरी, करेक्ट ऑप्शन आपका ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, a potentiometer is considered a versatile and accurate device to make an electric measurement of EMF। वाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सच बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईएमएफ का मतलब समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। ईएमएफ का विद्युत मापन करने के लिए एक पोटेंशियोमीटर को एक बहुमुखी और सटीक उपकरण माना जाता है, क्यों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों माना जाता है। करेक्ट ऑप्शन आपका डी है, एज देर इज नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, चूंकि गैल्वेनोमीटर के माध्यम से करंट का प्रवाह नहीं होता है। पोटेंशियोमीटर क्या यूज है इसका, यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, यूज टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ठीक है, एंड ऑल्सो यूज टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सोर्सेस, ठीक है। 3-4 फंक्शंस है पोटेंशियोमीटर के। पहला तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, दूसरा हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को मेजर करने के लिए, और तीसरा हो गया कंपेयर करने के लिए ईएमएफ ऑफ 2 सोर्सेस, ठीक है। और ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ इज अ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आल्सो डिफाइंस एज, जैसे ईएमएफ को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है इसका, एनर्जी पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज, ये होता है ईएमएफ, एनर्जी पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज, ये ईएमएफ हो गया आपका। एंड जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, तब ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द इलेक्ट्रिकल एक्शन प्रोड्यूस्ड बाय नॉन इलेक्ट्रिकल सोर्स। समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रिकल एक्शन होता है, इलेक्ट्रिक एक्शन होता है जो नॉन इलेक्ट्रिकल सोर्स से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो ईएमएफ है। बहुत सारी चीज़ें, ईएमएफ को बहुत तरह से डिफाइन किया जा सकता है। तो अच्छा, आप एक क्वेश्चन बताइए, इज ईएमएफ हार्मफुल टू ह्यूमंस, क्या ईएमएफ जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ह्यूमंस के लिए हानिकारक है, बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है, देखता हूँ कौन बताता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कैलकुलेट द वेलोसिटी
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मेरे वीडियो में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होते हैं, कुछ जो नहीं होता है मैं बता देता हूँ कि हाँ ये गड़बड़ है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द लाइट रे इन द मीडियम इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर TIR फ्रॉम मीडियम टू द वैक्यूम इज 30 डिग्री। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है यार। माध्यम माध्यम में प्रकाश किरण के वेग की गणना करें यदि TIR से माध्यम मध्यम तक निर्वात के लिए महत्वपूर्ण कोण 30 डिग्री है। तो आपको फाइंड करना है इसमें वेलोसिटी ऑफ द लाइट रे इन द मीडियम। कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही आसान है। इसमें दिया हुआ है क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थीटा इज इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री है। और हम सभी जानते हैं एज वी नो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मीडियम, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता यार। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मीडियम कितना होता है, 1 होता है, ठीक है 1। और फिर आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम n इज इक्वल टू कितना, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा हो गया। तो n इज इक्वल टू 1/sin थीटा हुआ है, और थीटा हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है, तो n इज इक्वल टू 1/sin थीटा हो जाएगा। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 30 है, तो n इज इक्वल टू 1/sin 30 डिग्री हो जाएगा। और साइन 30 की वैल्यू सबको पता है 0.5 होती है, तो n इज इक्वल टू 1/0.5 हो जाएगा। और 1/0.5 की वैल्यू तो सबको पता है 1/05 की वैल्यू 2 होती है ना, 2 होती है। तो n इज इक्वल टू 2 आ गया। अब तो आसान हो गया। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू c/n होता है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू c/n होता है ना। c की वैल्यू सबको पता है, कांस्टेंट होती है 3 × 10⁸ 8, 3 × 10⁸ होती है। तो v इज इक्वल टू 3 × 10⁸ n की वैल्यू हमने निकाल ली, अपॉन 2 कर देंगे, तो 1.5 इज इक्वल टू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, करेक्ट ऑप्शन बी हो गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है आपका, हाउ डज मैग्नीफाइंग पावर, अच्छे से पढ़िए भाई, हाउ डज मैग्नीफाइंग पावर चेंज फॉर एन ऑब्जेक्टिव लेंस इफ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज्ड। तो आसान है, पता होगा सबको। अगर ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ बढ़ाई जाए तो ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर कैसे बढ़ जाती है, बताइए कैसे बढ़ जाती है, पढ़ा है ना आपने, क्लास में टीचर ने बताया होगा तो करेक्ट ऑप्शन ए है, द माइक्रोस्कोप विल डिक्रीज बट फॉर द टेलीस्कोप इट विल इंक्रीज। यही रीजन है इसका, ठीक है। माइक्रोस्कोप कम हो जाएगा लेकिन टेलीस्कोप के लिए बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, जैसे मैं करा रहा हूँ सेम ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है व्हाट इज द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इफ टू थिन लेंस of focal length f1 and f2 are in contact and coaxial। लेंस के संयोजन की शक्ति क्या है अगर फोकल लंबाई f1 और f2 के दो पतले लेंस संपर्क और समाक्षीय में हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, करेक्ट ऑप्शन में बता देता हूँ, सॉल्व करिए आप। एफ डी इज इक्वल टू f1 प्लस डी वाला करेक्ट है, ठीक है, सॉल्व कर लेना अच्छे से, ना हो पाया तो फिर बताना। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following graph depicts the variation in the potential energy for a particular executing SHM simple harmonic motion at the origin x is equal to 0। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ मूल x इज इक्वल टू 0 पर SHM निष्पादित करने वाले एक कण के लिए संभावित ऊर्जा में भिन्नता को दर्शाता है। तो कौन सा दिखा रहा है, करेक्ट ऑप्शन आपका डी दिखा रहा है ना, SHM x इज इक्वल टू 0, करेक्ट ऑप्शन आपका डी है, ठीक है। SHM पे आएंगे कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे से कर लेना, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्वेश्चन नंबर 10,
What is the time? What is the time taken by a particle executing SHM with a time period t second from a positive extreme position to half of the amplitude? समय की अवधि के साथ एक कण SHM को निष्पादित करने वाले समय को सकारात्मक चरम स्थिति से दिखाई नहीं दे रहा है, आयाम के आधे हिस्से तक किस समय लिया जाता है? 2t इज इक्वल टू 12 सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन आपका ए है। एक्सप्लेनेशन चाहिए क्या इसका? What is the time taken by a particle executing SHM with a time period t second from a positive extreme position to half of the amplitude? आराम से कर लेंगे, हो जाएगा, टफ नहीं है। 11 देखते हैं। On which of the following does the energy of a simple harmonic motion depends? किस पर डिपेंड करती है? निम्नलिखित में से किस पर एक सरल हार्मोनिक गति की ऊर्जा निर्भर करती है? आपको इसे अच्छे से पता होना चाहिए किस पर डिपेंड करती है। तो दो तीन चीज़ें हैं जिस पर डिपेंड करती है। तो द टोटल एनर्जी इन द SHM, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ पार्टिकल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। समझ रहे हैं ना? जो एनर्जी होती है SHM की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास होती है, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है? इसमें ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास? नहीं है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ये चीज़ है? नहीं है। दूसरा देख, तीसरा क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। तो तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है टोटल एनर्जी ऑफ द SHM। पहला हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, दूसरा हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, और तीसरा हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो गया, ए इक्वल ए स्क्वायर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बेस SI यूनिट आर देयर? बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है। तो बेस यूनिट की बात है, बेस यूनिट कितनी होती हैं? 7 होती हैं। सेकंड के लिए टाइम होता है टाइम के लिए सेकंड होता है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ के लिए मीटर होता है, और क्या, मास के लिए किलोग्राम होता है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर होता है। करंट, कैन यू आंसर? करंट क्या है? व्हाट इज द स्टेट ऑफ करंट? करंट का स्टेट क्या है बताना है कमेंट सेक्शन में। ये प्राइज वाला क्वेश्चन है। करंट का स्टेट क्या होगा आपको बताना है। ठीक है। केल्विन फॉर टेम्परेचर, केल्विन फॉर टेम्परेचर, और सब्सटेंस के लिए मोल डिसाइड होता है। ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट करना है तो मोल। ये 6 हो गई। सातवीं कौन सी है? सातवीं कौन सी है? कैंडला। कैंडला के लिए, कैंडला किसके लिए यूज होती है SI यूनिट? कमेंट सेक्शन में बताइए, कैंडला किसके लिए यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। What is the percentage error in the measurement of the kinetic energy of a body if there is a positive error of 50% in the speed of body? Important question है, बहुत ही important question है। समझ रहे हैं ना? What is the percentage error in the measurement of the kinetic energy of a body if there is a positive error of 50% in the speed of the body? वाह। शरीर की गतिज ऊर्जा के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्या है अगर शरीर की गति से 50% की सकारात्मक त्रुटि है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका 100% हो जाएगा। लेकिन होगा कैसे? बताइए कैसे होगा? डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू 100? नहीं यार, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। ये परसेंटेज है, परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी इक्वल टू 15%। गिवन क्या है? परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी 50% है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² होता है, सबको पता है। और काइनेटिक एनर्जी में एरर अगर हुई है, एरर इन द काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड कैसे करेंगे? तो डेल्टा के ई अपॉन के ई, समझ रहे हैं? डेल्टा के ई अपॉन के ई मीन्स इंटू 100 इज इक्वल टू, इसको यार सॉल्व करना अपने आप। ठीक है कैसे मैं ऐसे बता दूं? देखिए, एरर इन काइनेटिक एनर्जी आप कैसे कर लेना, बस ऐसे कर लो, डेल्टा के ई अपॉन के ई इंटू 100 इज इक्वल टू, वैल्यू रख दो m इंटू वी, हाफ mv² होता है ना, m इंटू 2 डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। क्योंकि 50% है एरर
तो हो जाएगा, कर लेना आप। m कांस्टेंट होता है, सबको पता है। तो परसेंटेज एरर फाइंड हो जाएगी आपकी आराम से। इसको जब वैल्यू रखेंगे, एरर इन द काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई अपॉन के ई इंटू 100 इज इक्वल टू, जो वैल्यू होती है m इंटू 2 डेल्टा वी अपॉन बी इंटू 100, इसको सॉल्व कर लेंगे, m कांस्टेंट है, आपकी वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हैं? तो हेंस द एरर ऑफ द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 100%। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क एंड एनर्जी? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आ जाते हैं फाइंड करने के लिए डायमेंशनल फार्मूला। तो आप लोगों ने बहुत प्रैक्टिस किया होगा। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। फोर्स की SI यूनिट एन होती है, न्यूटन होती है, डिस्टेंस की मीटर होती है। तो MKS में इसको चेंज कर दो, आ जाएगा आराम से। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द रिलेटिव एरर ऑफ y इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए डेल्टा एक्स एक्सिस। तो 15, क्वेश्चन नंबर 15 है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिलेटिव एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रिलेटिव एरर डेट इज आर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर अपॉन मेजरमेंट गिवन बीइंग टेकन, जो भी है। तो ये कर देना, समझ रहे हैं? रिलेटिव एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर अपॉन क्या करते हैं, मेजरमेंट बीइंग टेकन। तो रिलेटिव एरर ऑफ y यहाँ पर क्या है, dy अपॉन वाई, करिए, आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। 16 पर देखते हैं। 16 क्या है, व्हाट हैपेंस टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल व्हिच श्रिंक्स ग्रेजुअली। एक समान गोलाकार खोल के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण क्षमता का क्या होता है जो धीरे धीरे सिकुड़ता है? तो व्हाट हैपेंस टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल व्हिच श्रिंक्स ग्रेजुअली। तो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज क्यों होता है? तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल होता है, वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस होता है। किसकी? सेल की। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को? जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल है, वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रेडियस ऑफ द सेल के, इन अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और फिर जब ग्रेजुअली श्रिंक करेगा, व्हेन अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल ग्रेजुअली श्रिंक्स, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर डिक्रीजेस। समझ गए? डिक्रीज क्यों कर रहा है? क्योंकि साइन आपका नेगेटिव है। समझ रहे हैं ना बात को? बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन इन द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल, वो श्रिंक जैसे ही करेगा, उसके स्फेरिकल सेल ग्रेजुअली श्रिंक्स, देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर डिक्रीजेस। अगर पॉजिटिव साइन होता है तो इंक्रीज कर जाता। समझ रहे हैं? यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज कर सकता है, तो इसलिए ध्यान देना। तो ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देगा कि वहां पे इंक्रीज करने लगेगा, इसलिए क्वेश्चन करते समय इन सब बातों को ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 17, what is the relation between the escape velocity and the orbital velocity of a satellite if the satellite is close to the earth surface? उपग्रह के भागने के वेग और कक्षीय वेग के बीच क्या संबंध है अगर उपग्रह पृथ्वी की सतह के करीब है? तो क्या संबंध है बताइए? करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, आप लोग संबंध निकालिए। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट हैपेंस टू द वेट ऑफ द बॉडी इफ द वेट बिकम्स 116 एट अ सर्टेन, व्हाट इज दिस? बिकम्स 116, यहाँ वेट होगा कि हाइट होगी? व्हाट हैपेंस टू द हाइट ऑफ द बॉडी इफ द वेट बिकम्स, शायद यहाँ हाइट होगी, बिकम्स 116 एट अ सर्टेन, ऑल्सो कंसिडर द रेडियस ऑफ द अर्थ टू बी आर। तो यहाँ हाइट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। A particle of mass m is given an impulse such that the velocity of the particle change from v1 to v2, the impulse is equal to, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पल्स का फॉर्मूला पता है सबको? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द्रव्यमान यम के एक कण को एक आवेग दिया जाता है, जैसे कि कण का वेग v1 से v2 में बदल जाता है। आवेग बराबर है किसके? बराबर है, बताना है आपको।
तो मास कितना है, m है, ग्रेविटल वेलोसिटी v1 है, फाइनल वेलोसिटी v2 है, सब कुछ दे दिया है इन्होंने। एंड हम सभी जानते हैं, वी नो दैट इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स, इम्पल्स को हिंदी में आवेग कहते हैं, आवेग बराबर है, ठीक है। तो इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम होता है, ओके। सो द इम्पल्स इज I is equal to delta p, where p is the momentum। तो I is equal to डेल्टा पी क्या हो गया, आपको फर्स्ट इक्वेशन बनता है, I is equal to डेल्टा पी, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एंड वी नो डेट डेल्टा पी इज इक्वल टू m डेल्टा v। डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होता है, m डेल्टा v, हम जानते हैं ऐसा होता है। और फिर वैल्यू रख दो, आ जाएगा। मतलब कि वैल्यू रख दो, डेल्टा पी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, जो इम्पल्स इज इक्वल टू डेल्टा पी था, तो आ जाए आई इज इक्वल टू डेल्टा पी, आई इज इक्वल टू डेल्टा पी की वैल्यू एम डेल्टा वी, एंड डेल्टा वी इज द चेंज इन वेलोसिटी। द इम्पल्स विल बी आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू क्या, एम इन ब्रैकेट बी वन माइनस बी टू माइनस बी वन। हो गया आंसर आपका, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका इसमें बी होगा, ठीक है। थका दिया यार। What is the time taken by the body to slide down an inclined plane if the length of the inclined plane is L? A as the retardation and theta is the angle of inclination। एक झुके हुए विमान को नीचे ले जाने के लिए शरीर द्वारा लिया गया समय क्या है? अगर इच्छुक विमान, क्या है ये, इच्छुक विमान की लंबाई L मंदता के रूप में है और थीटा झुकाव का कोण है। 20 का क्या है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू स्लाइड डाउन। ये जो लिखा है ना आपका, जो आंसर में लिखे हुए हैं, ये थोड़ा गलत लिख उठा है। मतलब कि जो ये अंडर रूट है, ये अंडर रूट आगे होगा। अंडर रूट जैसे यहाँ करेक्ट ऑप्शन बता रहा है आपका सी है ना, तो अंडर रूट टू एल अपॉन ब्रेकेट में नीचे जी प्लस ए साइन थीटा होगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हो जाता है। तो डाउनवर्ड रिटार्डेशन का मतलब क्या है, अपवर्ड का एक्सेलरेशन। हियर इन दिस क्वेश्चन डाउनवर्ड रिटार्डेशन मीन्स अपवर्ड एक्सेलरेशन, दैट इज जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर जी प्लस ए हो जाएगा। एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी अलोंग इंक्लाइंड, ये जो ए डैश है, ए डैश इज इक्वल टू जी डैश साइन थीटा हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू जी प्लस ए साइन थीटा। और ये फॉर यूज कर दो, एस इज इक्वल टू यूटी अपॉन हाफ एटी स्क्वायर। यूज़ किया, बहुत यूज़ किया, बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे आपने यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर के। तो एल की वैल्यू आ जाएगी आपकी, है ना। एल इज इक्वल, देखो जब ये करेंगे एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो एल इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी प्लस ए अपॉन जी प्लस ए साइन थीटा टी स्क्वायर होगा, है ना, ऐसे ही होगा। तो टी साइन थीटा टी स्क्वायर हुआ, तो स्क्वायर इधर आ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, और फिर अंडर रूट हो जाएगा, तो 2l अपॉन जी प्लस ए साइन थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम सेलेक्ट द करेक्ट डायग्राम व्हेन अ वेसल कंटेनिंग वाटर इज गिवन अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द राइट अलोंग द स्ट्रेट लाइन। निम्नलिखित में, निम्नलिखित आरेख से सही आरेख का चयन करें जब पानी युक्त एक बर्तन को सीधी रेखा के साथ दाईं ओर एक निरंतर त्वरण दिया जाता है। सॉरी, इतना गलती क्यों बोल रहा हूँ मैं। निम्नलिखित आरेख से सही आरेख का चयन करें जब पानी युक्त एक बर्तन को सीधी रेखा के साथ दाईं ओर एक निरंतर त्वरण द्वारा दिया जाता है, त्वरण दिया जाता है। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ टू इंक्रीज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर बाई 4 टाइम्स बाई डबलिंग द करंट। करेक्ट ऑप्शन साथ में है बाई डबलिंग द करंट, ठीक है। एक प्रारंभ करने वाला में संग्रहित ऊर्जा को 4 गुना तक कैसे बढ़ाया जाए, तो धारा को दुगना कर देंगे तो बढ़ जाएगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका ए है।
24 देखते हैं, कंसीडर एन इंडक्टर हुज लीनियर डायमेंशन आर ट्रिपल्ड एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Consider an inductor whose linear dimensions are tripled and the total number of turns per unit length is kept constant. What happens to the self inductor? एक ऐसे प्रारंभकर्ता पर विचार करें जिसका रैखिक आयाम 3 गुना है और प्रति यूनिट लंबाई में कुल घुमावों को स्थिर रखा गया है। स्वअधिष्ठापन का क्या होता है? तो वो बढ़ जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बी होगा, सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 25, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन? सबको पता है भाई, लेंज लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, करेक्ट ऑप्शन डी है। ठीक है, तो 20 या ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत हैं और 30 मिनट का वीडियो ऐसे ही हो गया, अपलोड होने में बहुत समय लेगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट ये 40 क्वेश्चन है इसमें, तो कितना बचा है इसमें, 15 क्वेश्चन बच रहा है ना, इसको मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, जाइए वहाँ से, आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे अच्छे से और फिर एक हैबिट भी बन जाएगी। ठीक है, एग्ज़ाम वाली फीलिंग भी आ जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए और इंस्टाग्राम पर जाइए, मैं भी थोड़ी देर में इसको अपलोड कर दे रहा हूँ। ओके, थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ सॉल्व ज़रूर कर लेना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आज के बाद से जितने भी वीडियो बनाऊंगा उसमें हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ ऐसा तो नहीं कह सकते हूँ, पढ़ते रहो, कहीं ना कहीं से तो आएगा ही। ठीक है, और मेरे वीडियो प्रैक्टिस सेट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी बुक्स वाले तो ठीक है चलते फिरते हैं, चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस सेट जो मैं कराऊँ और जो वीडियो में सॉल्व कराऊँ वो ज़रूर कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एंट्रेंस एग्ज़ाम।